ये शेख हसीना के खिलाफ नफरत, भारत के खिलाफ नफरत क्यों बदलती जा रही है बांग्लादेश में? यहाँ पर कब्जा हो गया बांग्लादेश हाँ। के, अगर दिमाग की बात की जाए। फर्जी का नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि आईएसआईएस यहाँ आ गई। आईएसआईएस का कोई लेना देना नहीं है। हजारों हजार की तादाद में महिलाओं के जो है बलात्कार वहाँ उस समय हुए थे। हजारों हजार तादाद में लोग मारे गए थे और बहुत सिलसिलेवार तरीके से आईएसआई ने जो है बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत की। जो राजशाही डिवीजन है, रंगपुर डिवीजन है, ढाका का खुद का, उसके अलावा बेरिसाल का जो डिवीजन है ना, तो इन डिवीजन्स में जो मदरसे हैं उन पे तेजी से कब्जा करना शुरू किया। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि 20 जुलाई 2024 तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में इस बात की कोई हवा नहीं थी कि बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है। अगस्त 2024 से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कोई बड़ा सबक लिया हो, ऐसा कुछ दिखाई हमको नहीं दे रहा है। 17 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ है उसमें बाकायदा आईएसआई के जो लोकल हैंडलर्स हैं वो इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर उस प्रदर्शन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। ये देखी हुई बात जो है कोई भी एनालिस्ट जो है वो आपको बता देगा, जो भी बांग्लादेश को देख रहा है। और रही बात क्योंकि दीपू चंद्र दास की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि उस पूरे के पूरे इंसिडेंट के जो विजुअल हैं वो इतने हॉरिफिक हैं, इतने मतलब दिल दहला देने वाले हैं, इतने रोंगटा खड़े कर देने वाले विजुअल्स हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपका स्वाभाविक गुस्सा जो है उबल पड़ेगा। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? कौन है वो नेता उस्मान हादी जिसकी मौत के बाद से हिंसा शुरू हुई है? इसके अलावा जो आरोप लग रहे हैं कि उस्मान हादी की मौत के पीछे भारत का हाथ है, उसमें कितनी सच्चाई है? और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विरोध हिंसा हो रही है, उसका भारत पर क्या असर होगा और बांग्लादेश में इसका क्या भविष्य है? इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ हमारे साथी विनय सुल्तान है, जो लगातार आपको डिफेंस से लेकर फॉरेन अफेयर्स के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। मगर बांग्लादेश में विनय इस वक्त जो हालात हैं वो बता रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं। चर्चा है कि फरवरी में वहाँ पर चुनाव भी होने हैं और चुनाव के ठीक पहले ये हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है, खासतौर पर जो भारत विरोध वहाँ लगातार नजर आ रहा है, वो उसको कैसे देख रहे हैं? और फिलहाल जो हिंसा चल रही है, फिलहाल जो मामला है, जो उस्मान हादी की मौत का मामला है, जिनको बताया जाता है कि वो शेख हसीना के विरोधी नेता हैं, जो उनको तख्तापलट किया गया उसमें एक बड़ा रोल था इनका। तो अब ये मौत, इसमें भारत का रोल जो बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो, और फिलहाल क्या कंडीशन? कल के बाद थोड़ी स्थिति जो है वो ढाका में अभी ताज़ा अपडेट ये है कि काबू आई है। कल 2 दिन तक लगातार हिंसक प्रदर्शन वहाँ पे होते रहे हैं और उस हिंसक प्रदर्शन में कई जगहों पे तोड़-फोड़, आगजनी हुई, जिसके बारे में हम थोड़ा भी डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन ये जो उस्मान हादी नाम का ये जो छात्र नेता है, ये दरअसल झालाकाठी एक जगह पड़ती है बांग्लादेश में, वहाँ का रहने वाला है। इसके पिताजी जो हैं वो एक जो स्थानीय मदरसा है वहाँ पे पढ़ाई कराते हैं, मतलब टीचर हैं, और स्थानीय जो मस्जिद है उसमें इमाम का काम भी करते हैं। तो और इसने जो है अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है वो आलिमियत जो पढ़ाई है वो एनएस कामिल मदरसा जो है वहाँ से की है, झालाकोठी में ही। और वहाँ से इसकी पढ़ाई के बाद में ये लगातार जो है ये आ गया था ढाका यूनिवर्सिटी में। और ढाका यूनिवर्सिटी में पिछले साल जो जुलाई में जो प्रदर्शन शुरू हुए थे शेख हसीना के खिलाफ, उन प्रदर्शनों में ये लगातार जो है सक्रिय भूमिका में एक छात्र नेता और अच्छा ऑरेटर बताया जाता है। लेकिन अच्छा ऑरेटर होने के साथ साथ इसने जो वहाँ पे छात्रों ने बाद में एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे नेशनल सिटीजन पार्टी, जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी जो वहाँ पे बनाई थी, उसमें ये शामिल नहीं हुआ। उसके इतर इसने जो है इंकलाब मोर्चा करके एक अलग अपना मोर्चा बनाया हुआ था और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ढाका 8 जो वहाँ की सीट है उससे चुनाव लड़ने की तैयारी में था। 12 तारीख को ये दरअसल जा रहा था एक ई रिक्शा में बैठ के, तब मोटरसाइकिल पे 2 जो है हमलावर इसके पास में आते हैं और आके इसको बहुत करीब से गोली मार देते हैं और एक गोली जो है इसके जबड़े में घुसती है। और उसके बाद में इसका इलाज चलता है, पहले ढाका मेडिकल कॉलेज में चलता है, फिर ढाका मेडिकल कॉलेज से इसको शिफ्ट किया जाता है सिंगापुर में, और सिंगापुर में करीबन 2 दिन इलाज चलने के बाद में 18 तारीख को इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ की खबर जैसे ही बांग्लादेश पहुंचती है उसके साथ ही जो है प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ उस्मान हादी की मौत के बाद जो है स्पॉन्टेनियसली इरप्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। उससे एक दिन पहले जो है वहाँ पे जो स्थानीय छात्र हैं ढाका यूनिवर्सिटी के और जमाते इस्लामी और तमाम संगठन जो वहाँ पे हैं, उन्होंने ये कॉल दिया था कि भारतीय जो हाई कमीशन है ढाका में, उसके बाहर जो है प्रदर्शन हम करेंगे। और वो प्रदर्शन उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ जुटी नहीं थी और वो प्रदर्शन जो है उसको जो बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने उसको कंटेन करके रखा, उसको मतलब एक दायरे से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया और वो जो प्रदर्शनकारी थे वो हाई कमीशन तक नहीं पहुंच पाए थे। उसी सिलसिले में हमने अपने दर्शकों को भी बताया था कि ढाका में जो प्रदर्शन शुरू हुए थे तो उससे तुरंत पहले जो है
सुबह ही जब शाम को प्रदर्शन शुरू होने वाले थे उससे पहले भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसने जो बांग्लादेश के राजदूत जो भारत में उनको बुलाया भी था, चेतावनी भी दी थी कि हमारे जो हाई कमीशन में जो लोग तैनात हैं उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे हाई कमीशन को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये बात है 17 तारीख की। 18 को उस्मान हादी के मरने की खबर आती, उसके बाद जो है हिंसा बढ़ जाती हिंसा है। बढ़ जो जाती है। कंट्रोल कर रखा था वो ज्वालामुखी फूट जाता हाँ, है। वो ज्वालामुखी फूट जाता है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इस बार जो है आगजनी कई जगहों पे हुई है। कई जगहों का मतलब है कि डेली स्टार बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है बांग्लादेश का, इंग्लिश का, हाँ, उसका दफ्तर जलाया गया। बतौर जो है एक सहाफ़ी, बतौर एक जर्नलिस्ट जो है हमारे लिए इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात है, दैनिक आलो करके एक बंगाली न्यूज़पेपर है, उसका दफ्तर जलाया गया। उसके जो जर्नलिस्ट साथी जो हमारे हैं वो 3 घंटे तक जो है उसी आग लगी बिल्डिंग में फंसे रहे और जैसे तैसे करके उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ से निकाला। उनकी तमाम मशीनरी, उनके अखबार, उनके पुराने पेपर वगैरह जो है सारी चीज़ों पे आग लगा दी गई। एक और व्यक्ति के घर में भी आग लगाई गई, दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र दास का मामला थोड़ा सा इस मामले से अलग उस पर बाद में बात करेंगे। हाँ, उससे थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। तो दरअसल ये जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और बहुत सारी चीजें, जैसे 32 धान मंडी जो शेख मुजीबुर रहमान, जो जिनको फादर ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश कहा जाता है, उनका घर जो है उसको फिर से तोड़ा गया। अब ये समझिए जो 32 धान मंडी का जो आवास है उसमें 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की कुछ सेना के अधिकारियों ने घुस के हत्या कर दी थी। उनके परिवार के कई सदस्य उसमें मारे गए थे। शेख हसीना उससे बचने के लिए थी, वो उसके बाद काफ़ी समय तक भारत में रही थी। उसके बाद उनका राजनीतिक निर्वासन खत्म हुआ और वापस बांग्लादेश लौटी। वो अपने आप में अलग कहानी है। लेकिन 1975 की 15 अगस्त को शेख मुजीबुर रहमान की जिस घर में हत्या हुई थी वो फिर उसको राष्ट्रीय संस्मारक के तौर पे जो है संरक्षित किया गया था। उसका एक हिस्सा जो है टूट गया था उस समय उस हमले में, उसको वैसा रखा गया था। उस घर में भी फिर से तोड़फोड़ नए सिरे से हुई है। और जब हम वहाँ पे देख रहे हैं शेख हसीना के खिलाफ नफरत किस कदर बढ़ चुकी, क्योंकि जो प्रदर्शन हुए जो उस्मान हादी की मौत के पहले उसमें भी यही डिमांड की गई भारत से लगातार वहाँ के जो शेख हसीना को लौटाया जाए। हाँ। तो शेख हसीना के खिलाफ जो है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक शेख हसीना का खुद का ही बनाया ही अदालत थी, जिसमें दरअसल 1971 में जो वॉर क्राइम्स हुए थे रजाकार्स की तौर पे, जो अलबद्र करके एक संगठन पाकिस्तानी आर्मी की शह पे बनाया गया था। स्थानीय जो बिहारी मुस्लिम थे बंगाल में, वो सबसे ज़्यादा उसमें थे और उन्होंने बहुत सारे बंगाली जो स्थानीय पॉपुलेशन है उसके ऊपर ऐसे अत्याचार किए जिनको मतलब कह पाना भी जो है बहुत मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब हजारों हजार की तादाद में महिलाओं के जो है बलात्कार वहाँ उस समय हुए थे। हजारों के हजार तादाद में लोग मारे गए थे। 10 लाख का आंकड़ा जो है हमको दिया जाता है। तो उन अत्याचारों में जो शामिल लोग थे, उन वॉर क्राइम्स के खिलाफ जो है इन्होंने एक अदालत बनाई थी 2007 के आसपास और उस अदालत के तहत कई लोगों को सजाएं भी थी। एक आदमी को मौत की सजा भी हुई। तो उसी आईसीटी में शेख हसीना खुद का बनाई हुई अदालत थी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, उसके खिलाफ, उसमें शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलता है और उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब जो बांग्लादेशी सरकार अभी है, मतलब कि निर्वाचित सरकार नहीं है एक तरीके से, मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, उसका ये कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है प्रत्यर्पण संधि है। कि मतलब अगर कोई आदमी, प्रत्यर्पण संधि का मतलब कि जैसे भारत का कोई आदमी अगर अपराधी और बांग्लादेश में जाके शरण लिया हो तो बांग्लादेश की ये अथॉरिटीज़ के साथ में हमारा समझौता है कि वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उस आदमी को हमको लौटा देंगे। तो इससे सवाल फिर मुझे लगता है लोगों के मन में आया होगा कि क्या शेख हसीना को भारत को लौटाना पड़ेगा? हमने इस पूरे के पूरे मामले को बहुत डिप्लोमेटिकली जो हैंडल किया था, उसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया था उस समय शेख हसीना के प्रत्यार्पण पे, तो वो ये कहा था कि बांग्लादेश का जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पड़ोसी मुल्क है और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसमें बांग्लादेश की आवाम का अहित हो, या मतलब हम बेस्ट इंटरेस्ट जो है बांग्लादेशी आवाम का, जो बांग्लादेश की जनता है, उसका वो कदम ही उठाएंगे। हमने ना तो डायरेक्टली उनको मना किया था, ना इसमें हामी भरी थी। लेकिन ये बहुत समझदारी की बात है, बहुत सामान्य समझदारी की बात है। जिस तरीके के हालात अभी बांग्लादेश में चल रहे हैं, उसमें कोई भी देश जिसमें थोड़ा भी विवेक बाकी होगा वो शेख हसीना को, बांग्लादेश को नहीं लौटाएगा, जिस तरीके का माहौल है। और ये जो पूरा प्रदर्शन है, ये दरअसल सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी है। और ये शेख हसीना के खिलाफ नफरत, भारत के खिलाफ नफरत क्यों बदलती जा रही है बांग्लादेश में? ये इसकी शुरुआत दरअसल मतलब एक तो इसको कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स की भाषा में मैक्सिको सिंड्रोम, कि एक बहुत बड़े देश के बगल में एक छोटा सा पड़ोसी देश अगर होता है तो वो हमेशा असुरक्षित महसूस करता रहता है।
तो जैसे अमेरिका के बगल में मेक्सिको है तो इसको मेक्सिको सिंड्रोम कहा जाता है। तो एक मेक्सिको सिंड्रोम जो है वो आपको साफ बांग्लादेश में भी दिखाई देता है। उसके कुछ जो है मतलब कि प्रवृत्तियां इस किस्म की आपको नेपाल और अन्य जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें भी दिखाई दे सकती हैं। लेकिन इसके अलावा बात यह है कि भारत के खिलाफ या भारत के विरोध का जो सेंटिमेंट है उसको बाकायदा फीड किया गया। वहाँ पे उसकी सीडिंग हुई, वो सीडिंग हुई थी अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया था कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे लगातार जो है भारत के खिलाफ जो है पोस्ट वगैरह आना शुरू हो गई थी। फिर 2024 में उसके नतीजे हमने देख लिए कि शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा और अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जबकि वो चुन के आई थी 4 महीने पहले पूरे मेजोरिटी के साथ में, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई लीडर थी। और इसके बाद में क्या हुआ है कि भारत के विरोध में इनका जो उस्मान हादी मारे गए हैं, तो इन उस्मान हादी का, शरीफ उस्मान हादी का इनका मुख्य जो एक तो इनके बारे में कहा जाता है कि कमाल के ओरेटर थे बंगाली में, बहुत बढ़िया और फायरी स्पीचेस देने के लिए ये मशहूर थे। और इनके जो स्पीचेस का जो सेंटर पॉइंट होता था वो ये होता था कि जो भारतीय जो हेजेमनी है, मतलब भारतीय जो आधिपत्य है बांग्लादेश के ऊपर, उसको हमको चैलेंज करना है। जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है या मतलब कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, मतलब कि एक संस्कृति जो है वो आपके ऊपर हावी हो रही है भारतीय, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। तो इस किस्म की ये बातें किया करते थे। तो इस वजह से इनका जो चेहरा था वो भारत विरोधी चेहरा था। और ये लगातार ये बात कह रहे थे कि जो जुलाई का जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें बांग्लादेशी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उन्होंने भी छात्रों के खिलाफ बहुत सख्ती बरती थी, कई लोग मारे गए थे उसमें, तो उसके जो गुनाहगार हैं उनको सजा दी जाए। तो इसकी मांग को लेकर लगातार जो है वोकल थे। तो उस्मान हादी ने इसी बीच जो है जब अपने एक स्पीच के दौरान जो है उन्होंने एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जो है पेश किया। उस ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में क्या था कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, है ना, आसाम वगैरह, तो नागालैंड, तो इस पूरे 7 सिस्टर स्टेट को जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जा रहा था। उसके अलावा म्यांमार का जो अराकान प्रोविंस है उसको ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जा रहा था। कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया जा रहा था। ये हमारे लिए बहुत आपत्ति की बात थी। और उन्होंने ये नक्शा दिखाया और भारत के खिलाफ उन्होंने वो लगातार भाषण दे ही रहे थे। तो उनकी मौत को जो है इसी वजह से भारत से जोड़ के देखा जा रहा है। और दरअसल जो इस पर भारत की तरफ से कुछ जवाब दिया गया है जो आरोप लग रहे हैं? हमारा तो कहना नहीं, स्पष्ट तौर पे भारत का ये कहना कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। जो 2 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं वो दोनों आरोपी जो है वो आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी उसके वर्कर्स हैं। और उन्होंने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया कि जिसमें से एक आदमी पकड़ा गया है, एक आदमी अभी तक पकड़ से बाहर है। अब जो आदमी पकड़ से बाहर है, जो आरोपी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत से आया था और भारत भाग गया। तो इस किस्म की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है उसका तो कोई क्या ही जवाब देगा, है ना। तो ये जो शरीफ उस्मान हादी का जो है ये मामला है। और इसकी वजह से जो है अभी बांग्लादेश में आज उनका नमाज जनाजा, आज उनकी जो डेड बॉडी है वो वापस बांग्लादेश आई है और उसमें बहुत बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है, बहुत बड़ी भीड़ जुटती हुई हमको दिखाई दे रही है। दरअसल क्या है सौरभ की, जब जुलाई में 5 अगस्त 2024 को तख्ता परिवर्तन हुआ और केयर टेकर गवर्नमेंट आई, तो उस केयर टेकर गवर्नमेंट को ये मैंडेट था कि वो साल भर के अंदर जो है बांग्लादेश में नया चुनाव करा के नई सरकार बनाएगी जी। वो मियाद जो है वो अगस्त में खत्म हो गई। उसके बाद में जो वहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे बीएनपी है, चाहे अन्य पार्टियां हैं, है ना, तो वो लगातार ये कह रही थी कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। तो उस समय जो मोहम्मद यूनुस है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि हमको 6 महीने का समय अभी और दीजिए। तो वो मियाद जो है वो फरवरी में खत्म हो रही, तो फरवरी में चुनाव होने की बात कही जा रही है। और इस फरवरी के चुनाव से पहले जो है एंटी इंडिया सेंटिमेंट के चक्कर में जो कंसोलिडेशन है यूथ का वो करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पूरे मामले को, जो उस्मान हादी की हत्या को जो जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है और उसमें जो बांग्लादेशी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिस तरीके से जो राइटर्स हैं, जो दंगाई है, उनको एक सुरक्षा दे रही है, और तमाम जो मुख्य अखबार हैं जैसे डेली स्टार है, चाहे प्रथम आलो है, इनके जो दफ्तरों में आगजनी हो रही, उसके बावजूद जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दंगाइयों को कुछ नहीं कह रही। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी भी हो रही है पर्दे के पीछे। उसके लिए माहौल भी बनाया जा रहा है। उसके लिए माहौल बिल्कुल बनाया जा रहा है। ये पर्दे के पीछे नहीं, बहुत स्पष्ट सी बात है, ताकि एक जो एंटी हसीना और एंटी जो इंडिया सेंटिमेंट है उनको कंसोलिडेट करके वोटों में बदला जा सके। तो ये स्थिति अभी बनी हुई। तो ऐसे में मतलब अब ये घटना हो गई, अब आज जनाजा निकलना है, उसमें भीड़ होगी, उसमें भी हो सकता है कोई हिंसा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो अब बांग्लादेश का भविष्य, भारत का उसमें क्या रोल रहने वाला है, और जो अन्य फोर्सेस हैं, जो चाहे चीन हो, चाहे यूएस हो,
या रूस हो, तमाम जो फोर्सेस हैं जिनकी नजर बांग्लादेश पे रहती है, उनका हस्तक्षेप कुछ रहने वाला है? किस दिशा में बढ़ने वाले हैं? दरअसल क्या है कि बांग्लादेश अभी जो है दुनिया के 4 बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज का अखाड़ा बना हुआ है। उसमें पहली इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है। दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये एक ही फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तीसरी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रशिया की है ना, और चौथी इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की है, और माफ कीजिए पांचवी इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना की है। तो इन 4-5 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में जो है रसाकसी वहाँ पे लगातार चल रही है। और उस रसाकसी के अंदर क्या है कि पिछले 1 साल में मैं लगातार ट्विटर पे ये लिखता रहा हूँ, लगातार ये बोलता भी रहा हूँ, और ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहा पिछले 1 साल में, कि बांग्लादेश के अंदर ISI का हस्तक्षेप हर बीतती रात जो है, हर जैसे ही सूरज उगता है उसका हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आप ये समझिए कि उनकी आर्मी में उनकी दखल है, और उनकी दखल जो है मतलब कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में है। जमात एक तरीके से उसके प्रॉक्सीनेटर की तरह ही काम करी, जो जमात इस्लामी वहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी है वो। और बहुत सिलसिलेवार तरीके से ISI ने जो है बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत की हैं। तो इसके जवाब में लोग मुझे लगता है जानना चाहेंगे फिर भारतीय एजेंसी क्या कर रही है, रॉ क्या कर रहा है? हाँ, पहले मैं थोड़ा सा ISI का मैं जो है वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो दरअसल बांग्लादेश को जब हम समझते हैं तो बांग्लादेश में क्या है कि एक 2 मुख्य फोर्सेस पहले हुआ करती थी। एक तो अवामी लीग, जो कि सेंटर टू लेफ्ट या सेंटरिस्ट पार्टी थी। एक BNP होती थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि वहाँ का राइट विंग माना जाता था, लेकिन सेंटर टू राइट थी, बहुत रेडिकल राइटिस्ट पार्टी नहीं थी। तीसरी पार्टी थी जमात इस्लामी, जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी थी। इस पार्टी को 2008 में बैन कर दिया गया था। ये अंडरग्राउंड अपना काम कर रही थी, लेकिन चुनाव लड़ने पे पाबंदी थी। अब क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप जो हैं इसके बरबक्स जो है जमात इस्लामी के साथ साथ बन गए। उसमें पहला ग्रुप जो है वो जमातुल अंसार फिल हिंदल सरकिया, जिसको सरकिया ग्रुप कहा जाता है। ये बांग्लादेश का सबसे कट्टरपंथी और सबसे खतरनाक जो है ग्रुप है। दूसरा आतंकवादी ग्रुप है, मतलब आर्म्ड पूरा, मतलब अच्छा है ना। दूसरा है वहाँ पे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम दरअसल पाकिस्तान में एक संगठन बरेलवी विचारधारा मानने वाला एक आतंकवादी संगठन है अंसारुल्लाह, उसी का एक्सटेंशन है। तो उसको ABT बोलते हैं, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। और इन लोगों के राब्ते जो हैं वो अलकायदा के साथ में रहे हैं बहुत पुराने समय से, तो ये अलकायदा के भी सपोर्टर हैं। तो इन लोगों ने भी बीच में जो है अलकायदा इन साउथ एशिया जो है करके एक पूरा का पूरा मॉड्यूल शुरू किया था, जब वो अलकायदा खासतौर पे ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद में जब अलकायदा खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी उस समय। तीसरे वहाँ पे जमात मुजाहिदीन है, वो एक तरीके से पाकिस्तान का प्रॉक्सी नेटवर्क है। चौथा हिफाजत इस्लाम है। ये ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ग्रुप क्या है कि जमात का जब असर बांग्लादेश में बढ़ रहा था तो उस समय जमात के खिलाफ जो है एक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन शेख हसीना ने खुद खड़ा किया था। और इसका जो काम करने का जो इलाका है वो चटगांव हिल ट्रैक से एक जगह है, उसके आसपास का रहा है। और अब हिफाजत इस्लाम जो है वो एक तरीके से शेख हसीना का पाला हुआ इस्लामिक रेडिकल ग्रुप था, ताकि वो जमात इस्लामी को काउंटर कर सकें। उसके अलावा हिजबुल तहरीर है। तो इस तरीके से ये सारे जो आतंकवादी ग्रुप थे वो लगातार जो है इधर उधर तितर बितर हो रखे थे। आप सब एक्टिव हैं? ISI ने जो मजेदार काम किया वो ये किया कि अगस्त 2024 के बाद में इन तमाम ग्रुप्स को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। अच्छा, कोई नाम भी दिया संगठन? नहीं, कोई जमात की ही छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। और इन लोगों ने फिर क्या किया, जमात ने बहुत तेजी से खासतौर पर सीमावर्ती इलाका जो है भारत के साथ में लगता है, जो राजशाही डिवीजन है, रंगपुर डिवीजन है, ढाका का खुद का, उसके अलावा बेरिसाल का जो डिवीजन है ना, तो इन डिवीजन्स में जो मदरसे हैं उन पे तेजी से कब्जा करना शुरू किया। और जमात ने पिछले 1 साल में खुद को इतना स्ट्रेंथन किया। और जो अगस्त 2024 में जब तख्ता पलट हुआ था तो बड़े पैमाने पे हथियारों की लूट हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस से। उसके अलावा पाकिस्तान से 2 कंटिंजेंट, हमको ये पता है इंटेलिजेंस के जरिए कि हथियारों के आए हैं बांग्लादेश। तो ये लोग अभी आर्म्ड भी हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप। और जमात एक तरीके से जो है वहाँ पे ISI की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। ISI किसी भी तरीके से चाहती है कि जमात जो है वो सत्ता में आ जाए, है ना। तो ये स्थिति अभी बांग्लादेश की बनी हुई है। अब काउंटर में क्या हो रहा है भारत की तरफ से, थोड़ा सा चर्चा हो जाए। भारत की तरफ से क्या हो रहा है ये तो समझ के बाहर परे की चीज है सौरभ, क्योंकि 2024 के अगस्त में जो हुआ, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। और मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि 20 जुलाई 2024 तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में इस बात की कोई हवा नहीं थी कि बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है। पता ही नहीं था ना,
कोई मतलब ऑफिशियल मतलब कहीं पे भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास में नहीं था। मैं आपको ये दावे के साथ में ये बात कह रहा हूँ। इसके बाद जो अगस्त में जो हमको सेटबैक वहाँ पे लगा, क्योंकि एक हमारी फेवरेबल गवर्नमेंट थी, शेख हसीना के भारत के साथ में काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन थे, वो गवर्नमेंट वहाँ से विस्थापित हो जाती, जबकि 4 महीने पहले ही वो गवर्नमेंट जो है चुन के आई थी और वो पूरा इलेक्शन जो है, इसीलिए शांति से बैठे थे कि जीत तो गए हाँ, जीत तो गई है और उस भरोसे में बैठे हुए थे। और हमको ये पता नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है। जब ये गेम खुला, वो दरअसल खुला 25 तारीख को, जो वहाँ पे पीटर हाश करके जो बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत थे, उन्होंने एब्रप्टली अचानक से देश छोड़ दिया और बांग्लादेश से वो चले गए। तब हमारी एजेंसीज के कान खड़े हुए कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये 10 दिन पहले, सत्ता परिवर्तन के 10 दिन पहले की स्थिति है। तो मैं आप बता रहा हूँ कि अगस्त 2024 से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कोई बड़ा सबक लिया हो, ऐसा कुछ दिखाई हमको नहीं दे रहा है। और हमारे लिए क्या है कि अभी की स्थिति ये है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो, क्योंकि आईएसआई इस जो 17 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ है, उसमें बाकायदा आईएसआई के जो लोकल हैंडलर्स हैं, वो इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर उस प्रदर्शन को मतलब चला रहे थे, उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। ये देखी हुई बात जो है, कोई भी एनालिस्ट जो है वो आपको बता देगा, जो भी बांग्लादेश को देख रहा है। इसके बावजूद जो है हम सिर्फ यहाँ पे बुला के राजदूत को एक कड़ा संदेश दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए लगातार बांग्लादेश में गली जो है वो संगड़ी होती जा रही है, हमको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारी स्थिति अभी की स्थिति ये है मतलब। और ये हमारे जो नीति नियंता जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब अगस्त में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद में हमारी डायरेक्ट अप्रोच ये थी कि हम जो है ट्रेड रिलेशंस अपने नॉर्मल करें बांग्लादेश की नई जो निर्वाचित सरकार है उससे, और हम जो है सारे रिलेशन जो है हमारे खिलाफ जो हो गए उनको नॉर्मलाइज करना शुरू करें। और ये जो बाबूगिरी की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है, उसकी वजह से आज के हालात ये हैं कि हम बांग्लादेश में 1971 दिसंबर के पहले की सिचुएशन में पहुंच गए हैं, जब बांग्लादेश एक तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान उसको कहते थे। तो हमारे सामने अब जो है हमारे दोनों फ्रंट पे, जो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, दोनों जगह इस्लामिक रेडिकल जो है एक रिजीम आके खड़ी हुई है, जो कि गजवा हिंद की बातें कर रही हैं, जिनके लिए बाकायदा जो है हमारे लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इसके अलावा आईएसआई ने एक और बड़ा काम किया है कि चाइना में छुपा बैठा हुआ था एक आतंकवादी, जिसका नाम है परवेश बरुआ, जो कि उल्फा का आतंकवादी है। वो छुपा हुआ बैठा था, उसको बिल से निकाल के झाड़ पहुँच के फिर से जो है आसाम में इंसर्जेंसी शुरू करवाने की कोशिश हो रही है। तो ये स्थिति फिलहाल हमारी बनी हुई है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसे समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश में जो चल रहा है वो भारत के लिए फिलहाल ठीक नहीं है। भारत उसको थोड़ा डिसॉल्व करने के लिए कोई खास प्रयास करता या उस दिशा में बढ़ता दिख नहीं रहा है। और साथ ही साथ जो उधर से धमकियां आ रही हैं, है ना, चाहे वो जो ग्रेटर बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, चाहे आईएसआई का नेटवर्क बढ़ना हो, चाहे चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना हो, वो ठीक निशान नहीं दिख रहे हैं भारत के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आसिफ मुनीर, जो कि फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो हमला होगा वो अमेरिका में दरअसल एक जो है भारत जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था उसको संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने ये बात कही थी कि इस बार जो भारत पे हमला होगा वो ईस्टर्न फ्रंट से होगा, ताकि उनको ये समझ में आए कि हमारा जो फ्रंट है वो बहुत सुरक्षित है, लेकिन हम वहाँ पर भी मार कर सकते हैं। और मैं तब से लगातार जो है ट्विटर पे भी लिख रहा हूँ, तमाम जगहों पे बोल रहा हूँ कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट जो है वो लगातार वनरेबल होता चला जा रहा है। बांग्लादेश में स्थिति जो और बतौर जर्नलिस्ट अगर ये मेरे को चीज़ समझ में आ रही है, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो वहाँ पे देख रही है, जिनके पास में इसके बारे में और ज़्यादा इनपुट होंगे ही स्वाभाविक एक जर्नलिस्ट से ज़्यादा, उनको ये चीज़ जरूर समझ में आ रही होगी। लेकिन मेरे को ये समझ में अभी नहीं आ रहा कि भारतीय एजेंसीज वहाँ पे कर क्या रही हैं। तो ये इस बात का क्लू तो मेरे पास में भी नहीं है। हम बैठे हुए हैं अभी कि बीएनपी शायद जीत जाए तो हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन बीएनपी का इतिहास रहा है कि वो भारत विरोध पे खड़ी रही है। पिछले 2 दशक से ज़्यादा का इतिहास बीएनपी का ये है कि उसका कभी भी स्टैंड जो है प्रो इंडिया नहीं रहा है। और हम उस ऐसे घोड़े से पर दांव लगा के बैठे हुए हैं जो कि इतिहास में भारत का विरोधी रहा है ना। तो ये स्थिति अभी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जैसा कि आपको ठीक नहीं है, साफ तौर पर आपकी बात तो समझ में आ रहा है और ठीक दिशा में बढ़ती नजर भी नहीं आ रही है। और जैसा कि विनय कह रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं जो फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं, संभावना जिनकी है, उनके भरोसे बैठा है कि कल को जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो निर्वाचित सरकार होगी उससे संबंधित। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी दर्शकों को, जिसको बाद में जो है जब ये स्थितियां बनेंगी तो लोग मतलब ये बात जो है मेरा हो सकता है एनालिसिस सही साबित हो, मेरा ऐसा भरोसा है जो मेरे को अभी तक जो भी मेरी समझदारी बांग्लादेश को लेके बनी है, आईएसआई वहाँ पे जमात को किसी भी तरीके से सत्ता में लाने के लिए अपना पूरा जोर लगाई हुई। आप ये सोचिए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के जो इनका प्रॉक्सी नेटवर्क है, उसके जो मौलाना हैं,
एक इस प्रॉक्सी नेटवर्क में जो आतंकी नेटवर्क है उसमें एक बहुत प्रचलित शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं जहनशाजी, मतलब दिमाग, मतलब जिसको इंग्लिश जिसका होगा माइंड वॉश। तो जो मौलाना जो जहनसाजी में जो है महारत हासिल रखते हैं, वैसे मौलाना जो जाके जमात के लिए बाकायदा वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि जो बांग्लादेश बंगाली भाषा को लेके बना था कि बंगाली भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए, उस बांग्लादेश में जमात, मतलब ये लश्कर तैयबा के जो मौलाना है, जो जैश ए मोहम्मद के मौलाना है, वो जाके उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, उर्दू में अपने भाषण दे रहे हैं और उनको जो है रेडिकल, मतलब एक इस्लामिक रेडिकल लाइन के ऊपर जो है मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बांग्लादेश में अभी नहीं हो रहा, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा, कल्चरल चेंज भी हाँ, बड़ा तो उसका प्रयास भी हो रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो हमने उसको इस तरीके से लिया था कि जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, जो जिन्ना ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं और एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो 1971 में बांग्लादेश का बनना जो है वो उस टू नेशन थ्योरी की हार थी। क्योंकि बंगालियों ने ये कहा कि पंजाबी, बंगाली, बलोच, सिंधी, है ना, ये और पख्तून, ये अपने आप में अलग अलग कौमियत हैं, है ना, और एक फेडरल स्ट्रक्चर में ही रह सकती हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो फिर हम अपना मुल्क अलग बनाएंगे। अगर आप हमारी भाषाओं को, हमारी मान्यताओं को, हमारे कल्चर को और हमको रिप्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं देते तो हम अलग हो जाएंगे आपसे। और वो 1971 में बांग्लादेश का बनना जो है जिन्ना की टू नेशन थ्योरी की हार थी। अब आईएसआई जो है उस टू नेशन थ्योरी की हार को वापस से रिवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वो बांग्लादेश को एक इस्लामिक अमीरत के तौर पे खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और मान लीजिए खुदा न खास्ता, जैसे कि अभी वहाँ पे जो प्री पोल जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीएनपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, तो आइदर वहाँ पे जमात जो है वो बीएनपी के साथ में एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के साथ में सत्ता में आएगी, और ऐसी स्थिति अगर नहीं होती है तो आईएसआई इस बात से गुरेज नहीं करेगी कि वो बांग्लादेश को एक गृह युद्ध में धकेल दे, कि वहाँ आर्म मिलिशियाएं निकले जैसे रजाकार निकलते थे 1971 से पहले, और बंदूक के दम पे जो है वो सत्ता हथियार लें। तो ये स्थिति भी बांग्लादेश की बन सकती है, जो स्थिति सोमालिया की हुई, जो स्थिति सूडान की हुई, तो इस किस्म की स्थिति भी जो है बांग्लादेश में कहाँ कुछ खड़ी समय पहले तक हम लोग देख रहे थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है। बांग्लादेश तमाम पर तरीके कैपिटा इनकम भारत से improve बेहतर कर रही है। है। हाँ, तमाम तरह की इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो रही है, तमाम सामान जो है इंपोर्ट हो रहा था बांग्लादेश में दुनिया भर में, और कहाँ बांग्लादेश के हालात अब यहाँ पर टिक गए कि उसका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। हाँ। और भारत का दखल वहाँ पर कमजोर होता जा रहा है और पाकिस्तान और आईएसआई का दखल वहाँ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी जो आपने गजवा हिंद की बात की, या जो टू नेशन थ्योरी जो उस वक्त गलत साबित हुई, उसकी वापसी की आप बात कह रहे हैं, इस भी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है उसके बाद से सवाल और उठने लगा। इस तरह के मैंने कई वीडियोस भी देखे, इसके पीछे क्या कहानी? दरअसल बांग्लादेश जब बना था तब शेख मुजीबुर रहमान ने ये कहा था कि हम जो हैं बांग्लादेश एक सेकुलर आइडिया पे खड़ा हुआ मुल्क है ना। और दीपू चंद्र दास जो बंगाली जो मुस्लिम हैं उसके साथ में बांग्लादेश में एक साइजेबल पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की रही। मतलब पाकिस्तान में लगातार ख़त्म होती गई, हालांकि बांग्लादेश में भी ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ, लेकिन उस तरीके का डिक्लाइन नहीं हुआ जो जैसा वेस्टर्न पाकिस्तान में जो या अभी का जो पाकिस्तान है उसमें हुआ था। आज भी बेरिसाल जैसे एक जगह है, चिटगांव हिल ट्रैक्स में, रंगपुर डिवीजन में, यहाँ पे 12 से 15% तक भी हिंदू आबादी आपको मिल जाएगी। तो एक माइनॉरिटी है, लेकिन एक साइजेबल माइनॉरिटी है वहाँ पे हिंदू, और उसके ऊपर लगातार अटैक जो हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास में दीपू चंद्र दास की मौत का बड़ा हल्ला हो रहा है, क्योंकि उनकी मौत इतनी विभत्सता से हुई, मैं आपको मतलब उसके डिटेल में आपको दूंगा अभी। लेकिन ये हमला सिर्फ अकेला हमला नहीं है, लगातार वहाँ पे जो अकलियत है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर लगातार हमला हो रहा है। चिटगांव हिल ट्रैक्स में जो आदिवासी समुदाय है, जो कि या तो बौद्धिस्ट है या हिंदू धर्म से उन जिनका ताल्लुक है, उनके ऊपर बाकायदा, जो मैं आपको बता रहा था, हिफाजत इस्लाम जिसको किसी समय में शेख हसीना ने पाला था इसका काउंटर करने के लिए जमात इस्लामी को, तो वो हिफाजत इस्लाम और सेना मिल के वहाँ पे जो हिल ट्रैक्स में जो आदिवासी आबादी है उसके ऊपर लगातार हमले कर रही हैं। लोगों के घर जलाए गए, औरतों के साथ में बलात्कार हुआ। बिल्कुल जो 71 से पहले जो वहाँ पे ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान रजाकारों ने जिस किस्म के जुल्म ढाए थे, इस किस्म के जुल्म जो है वहाँ पे अकलियत पर लगातार ढाए जा रहे हैं। और रही बात, क्योंकि दीपू चंद्र दास की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि उस पूरे के पूरे इंसिडेंट के जो विजुअल हैं वो इतने हॉरिफिक हैं, इतने मतलब दिल दहला देने वाले हैं, इतने रोंगटा खड़े कर देने वाले विजुअल्स हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपका स्वाभाविक गुस्सा जो है उबल पड़ेगा। तो दीपू चंद्र दास जो हैं वो 25 साल के नौजवान हैं। वो एक मेमन सिंह एक जिला पड़ता है जहाँ के बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो 71 वॉर से के पहले भी और बाद में हमारे असम में
माइग्रेट होकर आए हैं और वहाँ पे उनको मेमन सिंह मुसलमान जो है बोला जाता है। असम में उनकी एक साइजेबल ताकत। तो उसी मेमन सिंह जिले में एक भालुका एक उपजिला है जिसको हम लोग मतलब सब डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। तो उपजिला है, वहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री में ये आदमी काम करता था। इसका अपने कर्मचारी के साथ में, जो साथी कर्मचारी हैं, जो कलीग हैं, उसके साथ में कुछ बहस होती थी, उससे कुछ लड़ाई झगड़ा था। और अचानक क्या हुआ कि ये जब काम कर रहा था, जो जिस आदमी के साथ में उसका लड़ाई झगड़ा था, उससे उसने अचानक से ये चिल्ला के ये बोला कि इसने जो है वो ब्लास्फेमी की है, ईश निंदा की है, उसने रसूल और इस्लाम के खिलाफ जो है गलत टिप्पणी की है। और इतनी सी बात है, और इतनी सी बात के ऊपर जो है दीपू चंद्र दास को वहाँ पे भीड़ घेर लेती है। पहले उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, फिर पुलिस इंटरवीन करती है, उसको थाने लेके जाती है और भीड़ इकट्ठा होती चली जाती है। फिर दीपू चंद्र दास को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला जाता है, फिर उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर उसकी लाश एक खंभे से बांध के उस लाश को जला दिया जाता है वहीं पे। तो ये स्थिति जो है अभी वहाँ पर है। और ये सिर्फ दीपू चंद्र दास की कहानी नहीं है, कितने ही मंदिरों को जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनके हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने ही क्रिश्चियन जो है चर्च हैं उनको निशाना बनाया गया है। और एक तरीके से आप ये समझिए कि पागलपन सवार हो चुका है वहाँ पे। जो कट्टरता का जो मतलब आप ये समझिए, जमात इस्लामी जैसे जैसे पावर में आती जा रही है, वैसे वैसे बांग्लादेश का जो एक कलेक्टिव कॉन्शियस है, उसमें जो रैशनैलिटी है, जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसकी बात, जो सेकुलर आइडियाज़ हैं, उसकी बात जो है वो सिरे से गायब होती चली जा रही है। और जो बांग्लादेश ये कहता था कि हम वेस्टर्न पाकिस्तान नहीं हैं और हम एक सेकुलर मुल्क हैं, वो पूरा का पूरा आइडिया जो है वो ढह गया है दरअसल। और तो ये स्थिति अभी जो है, अभी हालांकि जो है यूएन सरकार ने, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन की तरफ से बहुत दबाव इनके ऊपर पड़ रहा था, तो 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की है, जिसमें लिनोमन सरकार, तारिक हुसैन, मानिक मियाँ, इरशाद अली, नईमुद्दीन, आलमगीर हुसैन और मिराज हुसैन नाम क्यों के इसको दिखावे की कार्रवाई माना जाए? को गिरफ्तार ऊपर से दबाव, और दबाव भी कितना है वो भी मुझे समझ में नहीं आता है। अरे दिखावे की कार्रवाई साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप इस बात को अगर सीरियसली लें तो पिछली साल जो जिसको मैं बता रहा हूँ कि सरकिया ग्रुप, जो सब वहाँ का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है, उसका डिप्टी कमांडर मुहिबुल्ला, ये आदमी बंद था कासिम नगर की एक जेल में, और इसके खिलाफ ना तो कोई अदालत का आदेश आया, ना कोई कानूनी कार्रवाई आई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऑल ऑफ द सडन मई 2025 में जो है ये अचानक से उसको जेल से बाहर निकाल लिया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास में कोई इसकी जमानत का या इसके बरी होने का कोई आदेश नहीं, लेकिन उसके बावजूद, और ये आईएसआई के इशारे पे जमात ने अपने पावर से, अपने मसल पावर से बांग्लादेश में जो एंटी टेररिज्म जो अभियान थे, उनके तहत जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे, जो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे, जितने लोग गिरफ्तार किए गए, एक एक करके सबको इस तरीके से जेल से छुड़ा लिया गया, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी अदालती आदेश के। तो वहाँ पर तो कानून के राज की तो सिचुएशन ये है कि मतलब पुलिस तो एक तरीके से जमात के ही विंग की तरह काम कर रही है। सेना में, क्योंकि जो बांग्लादेशी सेना है उसकी लीनेज जो है वो एक तरीके से पाकिस्तानी सेना से ही आती है। जो बांग्लादेश में सेना जो भी बनी हुई है वो पाकिस्तानी सेना का ही एक्सटेंशन है। 71 के बाद में वही सेना जो है बांग्लादेश में, तो उसमें भी आप सूबेदार और बिलो रैंक में जो जवान और सूबेदार से जो नीचे के रैंक में, वहाँ पे जमात का कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पे जमात बहुत मजबूत है। तो ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडिया है उसका सपोर्ट जो है तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो तमाम फौज है, पुलिस है और तमाम इदारों में वहाँ पे जो है बहुत मजबूती से यहाँ पर कब्जा हो गया बांग्लादेश के, अगर दिमाग पे बात की जाए। हाँ, तो उनके विचार पे कब्जा हो गया है। हाँ, तो अब जो और इसमें मेरे को सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात ये लगती है कि हमने बांग्लादेश के साथ में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक साझेदारी के लिए एक बड़ा वहाँ पे सेंटर बनाया था, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर IGCC के नाम से जानते हैं। और उसमें जब 5 अगस्त को जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, उस समय उसको फूंक दिया गया था। अभी जो भारत विरोधी प्रदर्शन हुआ उसके ऊपर फिर हमला हुआ है, जबकि वो भारत सरकार के सहयोग से बनाई गई प्रॉपर्टी है। भारत सरकार उसका किराया भी देती है बांग्लादेश सरकार को, और उसमें जब तोड़फोड़ हुई है उसके बावजूद विदेश मंत्रालय ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसके बावजूद जो है इस बात की कहीं चर्चा नहीं हो रही कि भारतीय जो हाई कमीशन है या भारतीय जो 2 वीज़ा सेंटर थे, एक चटगांव में और एक राजशाही में, उनको बंद करना पड़ा है, और ये सुरक्षा कारणों की वजह से बंद करना पड़ा है। तो इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। दरअसल मैं अभी जब ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो मैं देख के इस बात से हैरान था कि कल जो 32 धान मंडी में जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, जो शेख मुजीबुर रहमान का जो घर है,
तो वहाँ पे एक सफ़ेद झंडा दिखाया जा रहा था और अचानक से ट्विटर पे ये बात फट पड़ी कि ये जो है आईएसआईएस का झंडा है। जो लोग ये बात फैला रहे हैं, ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि आईएसआईएस का झंडा है और आईएसआई जो है एक्टिव है, वो दरअसल जो आईएसआई का हाथ है उसको आईएसआईएस के जरिए, जो इस्लामिक स्टेट के जरिए जो है ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बुनियादी समझ इन लोगों में नहीं है कि आईएसआईएस जो है वो काला झंडा इस्तेमाल करती है ना। उसका झंडा काला है, दरअसल सफ़ेद कलर का झंडा जो है वो देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो चल रहा है उसके पीछे आईएसआई है, आईएसआईएस नहीं। आईएसआईएस और अगर आप आईएसआईएस का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप आईएसआई को कवर फायर दे रहे हैं ना। और दरअसल क्या है कि देवबंदी जो जमातें हैं, जैसे हिफाजतुल इस्लाम है, हिफाजत इस्लाम जो है वो देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, मतलब तंजीमें जितनी भी, जो चाहे मिलिटेंट हैं चाहे नॉन मिलिटेंट है, वो सफ़ेद कलर का झंडा ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते हैं। तालिबान सफ़ेद कलर का झंडा इस्तेमाल करता है, जैश ए मोहम्मद सफ़ेद कलर का झंडा इस्तेमाल करता है, टीटीपी सफ़ेद कलर का झंडा इस्तेमाल करता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, हुजी, अल बद्र, ये तमाम जो मतलब जो ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो आइडियोलॉजिकली जो है देवबंद की जो हनफी इस्लाम का जो देवबंदी वो है इंटरप्रिटेशन, उसको अपने करीब पाते हैं, वो लोग सब सफ़ेद कलर का झंडा इस्तेमाल करते हैं। और जो ये झंडा इस्तेमाल किया जा रहा था, ये दरअसल हिफाजत का झंडा था, जो वहाँ पे हिफाजत इस्लाम है उसका झंडा था। और इसको आईएसआई का झंडा बना के फर्जी का नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि आईएसआईएस यहाँ आ गई। आईएसआईएस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था कि हमास के कुछ एक डेलीगेशन को उन्होंने बांग्लादेश भेजा था, ये देखने के लिए किस तरीके से रेडिकलाइजेशन का काम चल रहा है, क्योंकि हमास जो है वो दुनिया भर में ब्रेन वॉश करने के मामले में सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जो कि जल्दी से जो है पिक करता है, मतलब कम उम्र के लड़कों को, और उनका ब्रेन वॉश करके और उनको आत्मघाती हमलावर बनने पर भी उनको तैयार कर लेता है। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे वो पूरा का पूरा टेरर प्रॉक्सी नेटवर्क जो है वो चल रहा था। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में आईएसआईएस कहीं नहीं है, मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ। ये पूरा का पूरा जैश और जो लश्कर और वहाँ के जो देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा जो बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन है, अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम वगैरह, तो इनका किया धरा है। इसमें फर्जी नैरेटिव चला के और आईएसआईएस का वहाँ प्रेजेंस दिखा के बिल्कुल ये करके और बातों को गुमराह करने वाली बात जो है ये। मगर जितना विनय ने इत्मीनान से पूरा अपना डायरी के जरिए पॉइंट्स लिख के आपको समझाया बारी बारी से कि बांग्लादेश में क्या मौजूदा हालात है और कैसे वो हाथ से निकलते जा रहे हैं, कैसे भारत का वहाँ पर जो हस्तक्षेप था, दखल था, वो कमज़ोर होता जा रहा है और पाकिस्तान का दखल, आईएसआई का दखल, हस्तक्षेप वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अगर भविष्य के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छे संकेत नहीं है ये हिंदुस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि जो ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में उन्होंने बताया भारतीय की उनकी तैयारियाँ हैं, उसमें और चुस्ती की ज़रूरत है। सरकार को भी और अतिरिक्त ध्यान देना होगा बांग्लादेश की तरफ, और कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे इसको ठीक दिशा में लाया जाए, इसके लिए मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रयास होने चाहिए। हमारी नज़र लगातार बांग्लादेश पर बनी हुई है। अब तक जो अपडेट था, जो घटनाएं वहाँ हो रही हैं, वो आपको हमने बताने का प्रयास किया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।